चलिए, क्वेश्चंस चल रहा था आप लोगों का। लास्ट टर्न पे एक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया था, लाइन ऑफ इक्वेशन निकल गया था। देखिए कहाँ तक बताएगा। इसमें वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिएगा। किया नहीं आपने? घर पे कॉपी एकदम नहीं खुलती है ना, पैक हो जाती है। क्या फ़ायदा कॉपी खोल करके? कॉपी खोलेंगे कॉपी घिस जाएगी। थोड़ा सा कॉपी वॉपी खोल के पढ़ाई करिए। केवल कोचिंग की पढ़ाई से कुछ नहीं होता, कम से कम कोचिंग की पढ़ाई घर जाके ज़रूर करिए एक बार, ठीक है। देखिए आपको शुरुआत में ही बताया गया था कि जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उसके 3 पैटर्न हैं। पहला पैटर्न आपको बताया गया था कि राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनेगा। दूसरा पैटर्न बनाया गया था कि कोई भी ट्रायंगल बनेगा। तीसरा बताया गया था कि कोई भी शेप बनेगा, जिसमें से राइट एंगल ट्रायंगल वाला हमने आपको बता दिया था। कहा था इसकी निशानी ये होती है कि प्लस एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग एक रिजल्टेंट के लॉन्ग फोर्स लगता है। अगर आप इस टेक्निक में ज़रा भी हेर फेर करेंगे आपका रिजल्ट गलत आएगा, ठीक है। दूसरा आपको बताया गया था कि किसी भी ट्रायंगल में जो कि राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज ना हो, तो ऐसे में कहा गया था कि सारे फोर्स या तो क्लॉकवाइज होते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज, जिसमें से 99% हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लेकर के चलते हैं। तीसरा पैटर्न आज करा रहे हैं, लिखिए। देखिए क्वेश्चन, फोर्सेस ऑफ रिलेटिव मैग्नीट्यूड, फोर्सेस ऑफ रिलेटिव मैग्नीट्यूड, फोर्सेस ऑफ रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स 5, 1, 1, 3, 5, 1, 1, 3 act along the sides, act along the sides, act along the sides AB, BC, CD and AD respectively of a square ABCD, of a square ABCD, full stop. Find the magnitude of the resultant, find the magnitude of the resultant and the equation of line of action and the equation of line of action along which the single resultant acts, along which the single resultant acts. ये तीसरा पैटर्न है। जिस तरह से पैटर्न बता के हमने आपको बताया है, आप बुक खोल के देख लीजिएगा, बुक में कहीं नहीं दिया गया है। ऐसा कोई नियम नहीं दिया गया है जिस नियम से आपको पढ़ाया जा रहा है, ना ये नियम कहीं बताया जाता है। यह हम लोग ने खुद समझा कि भाई इस तरह की चीज़ें होती हैं तो किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि बच्चों का ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें गलत होता है। देखिए थर्ड पैटर्न में क्या कह रहा है। थर्ड पैटर्न में आपसे कहा गया था कि कोई भी शेप बनेगा, फिर उसमें कहा गया था कि फोर्सेस जिसके अलोंग दिया गया है उसी के अलोंग लगाइएगा, चाहे क्लॉकवाइज बने, चाहे एंटी क्लॉकवाइज बने, चाहे ना बने। अगर इसको देखा जाए तो आपसे कह रहा है 2 डायमेंशन में स्टडी है तो हमेशा आप 2 एक्सिस लेकर के चलेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। फिर आपसे कह रहा है कि एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का नाम है ABCD। आगे आपसे कह रहा है AB के अलोंग 5 यूनिट का फोर्स लग रहा है, BC के अलोंग
1 यूनिट का लग रहा है, CD के अलोंग 1 यूनिट का लग रहा है। अगर आप देखें तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, लेकिन तुरंत यहाँ पे AD कह दिया है, ना कि DA कहा है। AD के अलोंग 3 यूनिट का फोर्स लग रहा है। अब इसको अगर आप ऑब्जर्व करें तो ना ही ये एंटी क्लॉक बन रहा है, ना ही ये क्लॉक बन रहा है। ये थर्ड पार्ट है कि जिसमें जैसा दिया गया है ठीक वैसा काम आप कर सकते हैं। आपको पता है दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम ओरिजिन मानते हैं, दैट मीन्स ये आपका ओरिजिन हो गया। किसी भी क्वेश्चन में ओरिजिन को ढूंढना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मूवमेंट हमेशा ओरिजिन के अबाउट लिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें इन सारे फोर्सेस का मूवमेंट किस पॉइंट के अबाउट लेना है। चूँकि A इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सेस, therefore A should be treated as origin and therefore we will take the movement of all the forces about origin A। ठीक है, अब इसमें से हम लोग से कहा गया कि आपको रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालने के लिए कैपिटल X कैपिटल Y की ज़रूरत पड़ती है। कैपिटल X कैपिटल Y के लिए आपसे कहा गया था कि सारे डायग्राम को अलग से बनाइए। एक डायग्राम ये हो गया 1 यूनिट का, दूसरा डायग्राम ये हो गया 3 यूनिट का, ऊपर से शुरू किए। तीसरा डायग्राम ये हो गया 5 यूनिट का एंड द अनदर वन इज़ 1 यूनिट का। सबको बना दिया। अब इससे कहा गया था कि सबकी हेड टेल को पकड़िए। टेल ये होती है, टेल को पिक करिए और टेल पे 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन ऐसी ड्रॉ करिए कि वो फोर्स उससे घिर जाए। चूँकि इसकी टेल पर हॉरिजेंटल लाइन है तो अब हम केवल क्या ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन। चूँकि इसकी टेल पे वर्टिकल लाइन है तो अब हम केवल क्या ड्रॉ करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन। चूँकि इसकी टेल पर हॉरिजेंटल लाइन है तो अब हम केवल क्या ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन। इसकी टेल पर वर्टिकल लाइन है तो अब हम क्या ड्रॉ करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन। आप देखेंगे तो ये सारे के सारे 90 डिग्री के होंगे। फिर कंपोनेंट्स निकालने चल रहे हैं। एंगल से सटा हुआ हमेशा और हमेशा कॉस होता है। एंगल से सटा हुआ हमेशा कॉस होता है। एंगल से सटा हुआ हमेशा कॉस होता है। एंगल से सटा हुआ हमेशा कॉस होता है। अब आपके पास कैपिटल X और कैपिटल Y निकालने के लिए सारी चीज़ें मौजूद है, निकलवाइए। कैपिटल X आप निकालेंगे तो सारे के सारे X कॉम्पोनेंट्स को ले लीजिएगा। इधर की तरफ है -1 प्लस की इधर की तरफ है 1 प्लस X एक्सिस की तरफ लेंगे तो क्या आएगा, -1। दूसरा वाला है +3 cos 90। तीसरा वाला है प्लस की तरफ ही है +5 एंड द लास्ट वन इज 1 cos 90। cos 90 की वैल्यू 3 बार क्लास में हम बता चुके हैं, 0। तो ये टर्म आपका 0, ये टर्म आपका 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5 - 1 दैट इज 4 यूनिट। ठीक, y निकालेंगे आप, y इज इक्वल टू ऊपर की तरफ 1 cos 90, दूसरा आप देखेंगे तो +3, तीसरा आप देखेंगे तो 5 cos 90 एंड द लास्ट वन इज +1। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू cos 90 वैनिश, cos 90 वैनिश, 3 + 1 इज इक्वल टू 4 यूनिट का फोर्स लगेगा। ठीक है, लेट कैपिटल R बी द रिजल्टेंट फोर्स। इसमें कहीं R नहीं दिया है इसलिए हम रिजल्टेंट R ले रहे हैं। R दिया होता तो R डैश नहीं लगते थे। लेट कैपिटल R बी द रिजल्टेंट फोर्स, देन कैपिटल R की वैल्यू बोले क्या होती है, √x² + y²। R इज इक्वल टू x² 16 + y² 16, 2√16 आएगा जिसको हम लोग लिख सकते हैं 4√2। ठीक है, 32 आएगा। 32 16 × 2, 16 × 2 का मतलब 4√2। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ठीक है, 4 मार्क्स में कई साल पूछा गया है। अब हम लोग सिंगल रिजल्टेंट लाइन निकालेंगे, उसके लिए हम लोग को मूवमेंट निकालना होगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि मूवमेंट निकालेंगे किसके अबाउट, किस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, A। क्यों, क्योंकि यहाँ पे A ट्रीट करेगा एज अ ओरिजिन बिकॉज A इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन्स। इतना पहले लिख लीजिए फिर निकलवा रहे हैं।
लिखिए, लेट ए बी सी डी, लेट ए बी सी डी, कैपिटल ए कॉमा कैपिटल ए बी सी डी बी द स्क्वायर, be the square whose each side is of length small a, whose each side is of length small a, such that capital A is the origin, such that capital A is the origin. फिर लिखिए, let the forces of magnitude 5, 1, 3 act along the sides AB, BC, CD and AD of a triangle, of a square ABCD respectively, of a square ABCD respectively. लाइन चेंज करके लिखिए, लेट कैपिटल X एंड कैपिटल Y, लेट कैपिटल X एंड कैपिटल Y be the component of all the forces along x-axis and y-axis, respectively. देन डायग्राम बना के पूरा उतार लीजिए। अगले हफ्ते से आपका टाइम टेबल के हिसाब से क्लास चलेगा, क्योंकि अभी कल और परसों 2 दिन पीजीडी और पीजीडी का पेपर है, तो हर शहर के टीचर सब देने जाते हैं। टाइम टेबल अभी इसी वजह से सेट नहीं हो पा रहा है। आखिरी पेपर खत्म होने के साथ ही फिर आपका टाइम टेबल से क्लास शुरू हो जाएगा।
इस साल तीनों चलेगा यहाँ पे, कंप्यूटर एप्लीकेशन भी चलेगा, स्टैटिस्टिक्स भी चलेगा और केमिस्ट्री भी चलेगा, तीनों चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चलवाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स से बच्चे नहीं आते हैं, बाकी ये 3 पेपर चलेगा। हो गया भाई। अब हम लोग मूवमेंट निकालेंगे ए पॉइंट के अबाउट। मूवमेंट के लिए आपको पता है, एक दिन क्लास में आपको बता रहे थे कि अगर कोई फोर्स दिया गया हो, इसको कहते हैं फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन। किसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालना हो तो उस पॉइंट से उस पर परपेंडिकुलर डालते हैं। ये पहला प्रोसीजर है। जैसे मूवमेंट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होता है कपल बनाने के लिए, 2 फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, हैज़ अ फिक्स डिस्टेंस बिटवीन देम। उसी तरीके से अगर मूवमेंट निकालना हो किसी फोर्स का किसी पॉइंट के अबाउट तो क्या क्या चाहिए होता है, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, और जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालना है उससे उस पर परपेंडिकुलर। तो पहले इतनी तैयारी हम लोग कर लिए। एक बात और आपको बताए थे, आप उस दिन एब्सेंट थे, इसमें मूवमेंट होता है G इज इक्वल टू F इंटू डी। ठीक, क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव। अगर इस डिस्टेंस को हम कम कर दें तो ये कुछ कम होगा, G कुछ कम आएगा, और कम कर दें तो और कम होगा, G और कम आएगा, और कम कर दें तो G और कम होगा और कम आएगा। जिस सिचुएशन में ये O यहाँ पर होगा उस कंडीशन में D 0 हो जाएगा और G भी क्या आएगा, 0। मतलब जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालना हो अगर वो उसी फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पर होता है तो मूवमेंट 0। ठीक है, ये की पॉइंट है। अच्छा बच्चों को नहीं पता होता है। हम लोग को मूवमेंट ए के अबाउट निकालना है। चूँकि ए इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पर स्थित है इसलिए इसके अबाउट मूवमेंट 0। चूँकि ए इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पर स्थित है तो इस फोर्स का इसके अबाउट भी मूवमेंट 0। इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाले तो उसकी डिस्टेंस a। इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाले तो उसकी डिस्टेंस भी a, क्योंकि ये एक स्क्वायर है। चलिए अब मूवमेंट निकाल रहे हैं। G इज इक्वल टू, इसके लाइन ऑफ एक्शन पर A सिचुएटेड है इसलिए 3 इंटू 0। इसके लाइन ऑफ एक्शन पर A सिचुएटेड है इसलिए 5 इंटू 0। ठीक, अब इसकी बात करिए, इस वाले की। A के अबाउट मूवमेंट निकालना है। या तो ये A पर ऐसे आएगा या तो ये A पर ऐसे आएगा। शॉर्टेस्ट रूट ये वाला। कौन सा डायरेक्शन हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो कैसा मूवमेंट होगा, पॉजिटिव। 1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस A। इसको निकालिए। ठीक, या तो ये ऐसे घूम कर आएगा या तो ये ऐसे घूम कर आएगा। ये वाला शॉर्टेस्ट रूट दिख रहा होगा। देखिए चल, ये ऐसे घूम कर आया, ऐसे घूम के आया, ये यहीं से टर्न हो गया। इसको इतनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। कौन सा शॉर्टेस्ट रूट हुआ, ये वाला।
कौन सा डायरेक्शन हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑल्सो अगेन इक्वल टू ए। तब कहीं जा करके जी आपको मिलेगा, दिस इम्प्लाइज जी इज इक्वल टू 1a दैट इज 2। ठीक है, अब हम लोग लाइन ऑफ एक्शन का इक्वेशन निकालेंगे। हेंस द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन इज, क्या होता है इक्वेशन, एक्स वाई माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू जी। दिस इम्प्लाइज एक्स, वाई की वैल्यू आई है 4 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू आई है 4 इज इक्वल टू 2a। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू a। दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई इज इक्वल टू a बाई 2। ठीक है, उतार लिखिए, लेट कैपिटल G be the sum of the moments of all the forces about the point A, then पूरा उतारिए यहाँ से यहाँ तक। आप लोग अब जब घर जाइएगा ना, अभी रक्षाबंधन भी पड़ेगा, ठीक है, तो अभी जब जाइएगा, बीच में एक मुहर्रम भी पड़ रहा है 19 तारीख को, लेकिन 19 को में भी चलाया जाए, बता दिया जाएगा मैनेजमेंट से बातचीत करके। तो एलजेब्रा बीएससी फर्स्ट ईयर का जो है, उठा के ग्रुप थियरी थोड़ा देख लीजिएगा, वरना सेकेंड ईयर में आपको रियल समझ में नहीं आएगा। इसीलिए अभी हमने सर से बोला कि आप एलजेब्रा थोड़ा फर्स्ट ईयर का पढ़ाइए, फर्स्ट ईयर का वो पढ़ा रहे होंगे आप लोगों को ग्रुप थियरी, है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो शायद बता रहे थे कि आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ भी नहीं पता थी, चारों प्रॉपर्टीज़, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, नॉन नेगेटिव, है ना। तो थोड़ा सा मतलब उसको जाके घर पे पढ़िए, वरना बहुत दिक्कत आपके लिए हो जाएगी। कोचिंग को क्या गया, कोचिंग तो पढ़ा देगा, आपको आएगा कुछ नहीं। अगले संडे से आपका संडे पेपर डिस्ट्रीब्यूट होगा इम्पॉर्टेंट, और असाइनमेंट क्लास चलेगी अगले संडे से। गेस्ट फैकल्टी अगले संडे से बुलाएंगे। एक पेपर है स्टैट्स, है ना, स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारे बच्चों ने, थर्ड ईयर में तो एकदम बौछार आई है, 12-13 बच्चे एक साथ स्टैटिस्टिक्स के। उसके लिए ना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं अपने यहाँ वही कॉपी चेक करते हैं, वही पेपर बनाते हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स के जितने भी थर्ड ईयर के, सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, उनको मैं यही कह रहा है कि बहुत प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टैटिस्टिक्स का पूरा पेपर हमारे यहाँ ही तैयार होता है, और कॉपी भी हमारे यहाँ ही चेक होती है। तो उसके लिए बहुत पेन मत लीजिएगा, क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं वो शहर के अकेले स्टैटिस्टिक्स के टीचर हैं, डॉक्टर SP सिंह। तो वही पेपर भी बनाएंगे, वही सेट भी करेंगे, वही सब काम करेंगे।
तो उनका कहना है कि उसके लिए बहुत पेन मत लीजिएगा, 2-2.5 महीने में हम पूरा स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स के जितने भी बच्चों, शहर में कहीं नहीं चलता, किसी भी सेंटर पे सीए और स्टैटिस्टिक्स नहीं है, केवल यहीं पे हम लोग चलवा रहे हैं। वो भी इसलिए क्योंकि दोनों ही टीचर्स ऐसे मिले हैं जो पढ़ाते भी हैं और कॉपी भी चेक करते हैं। तो कोई आपकी जान पहचान का हो, 3rd ईयर के तो बहुत सारे बच्चे हो गए हैं, 2nd ईयर में कोई जान पहचान का हो तो आप उनको मैसेज दे सकते हैं। एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क लिखिए, लिखिए फोर्सेस कैपिटल P कॉमा कैपिटल Q कॉमा कैपिटल R, फोर्सेस कैपिटल P कॉमा कैपिटल Q कॉमा कैपिटल R act along the line, act along the line x is equal to 0, कॉमा y is equal to 0, ज़रा सा ठीक कर लीजिएगा, PQR नहीं है। ये क्वेश्चन आपका 2018 में आया है। फोर्सेस कैपिटल P कॉमा 2P कॉमा 3P, फोर्सेस कैपिटल P कॉमा 2P कॉमा 3P acts along the line x is equal to 0, comma y is equal to 0 and 3x plus 4y is equal to 5 and 3x plus 4y is equal to 5. Find the magnitude of the resultant force and the equation of line of action of single resultant force. डायग्राम बना के देखिए कैसे होगा। डायग्राम बनाइए इसका। डायग्राम बन गया। बनाइए बनाइए।
हो गया भाई, देखो और तीसरा वाला फोर्स बनाइए, बनाइए उसको भी डायग्राम बनाइए। रिजल्टेंट के अलोंग ऊपर, ये बताना पड़ेगा ये क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम आती कहाँ है, वो जब आप इसको करने बैठेंगे तब आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। डायग्राम भी बन जाता है, मेन तो कैलकुलेशन में इसमें दिक्कत खूब आती है, ठीक है। तो एक बार इसको ज़रा आप लगा कर आइएगा ताकि आपको मतलब समझ में आए कि प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है, तब हम इसको बताएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से था। अगले हफ्ते हम ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे, अगले हफ्ते तक आप 12 नंबर का पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट लिखिए एक क्वेश्चन, देखिए द एलजेब्राइक सम ऑफ द एलजेब्राइक सम ऑफ द movements of a system of the algebraic sum sum of the movements of system of coplanar forces about a point 1, 0, 0, 2, 2, 3 ब्लैक बोर्ड पे लिखा है 1, 0, 0, 2, 2, 3 referred to rectangular axes are referred to rectangular axes are G1, G2, G3 respectively. G1, G2, G3 respectively. Full stop. Find the tangent of the angle. Find the tangent of the angle which the direction of resultant force makes with the x-axis 2018 और उसके पहले भी कई साल आया है लेकिन लास्ट ईयर के लिखवा रहे हैं। मेक्स विद द x-axis जितना पढ़ा देंगे नोट्स में उसी में से पेपर बनेगा, ठीक है। तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे कॉलेज में वो पढ़ाया गया, मेरी यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाया गया, जितना पढ़ा रहे उसी में से पेपर आना है। देखिए क्या कह रहा है, पहले तो मतलब समझिए। 2 डायमेंशन में स्टडी है, ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, ठीक। कह रहा है एक पॉइंट है 1, 0, जाहिर सी बात है 1, 0 यहाँ होगा। दूसरा पॉइंट है 0, 2, 0, 2 यहाँ होगा। तीसरा पॉइंट है 2, 3, 2, 3 कुछ यहाँ होगा, ठीक।
कह रहा है एक सिस्टम है जिसपे n कोप्लेनर फोर्सेस लग रहे हैं। n कोप्लेनर फोर्सेस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं F1, F2, F3 एंड सो ऑन Fn से। इन सारे फोर्सेस का इसके अबाउट मूवमेंट G1 है। इन सारे फोर्सेस का इसके अबाउट मूवमेंट G2 है। इन सारे फोर्सेस का इसके अबाउट मूवमेंट G3 है। और आप शुरू दिन से जानते हैं कि ओरिजिन के अबाउट मूवमेंट G होता है। ठीक, तो कह रहा है कि इन सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा, आपको पता है कि ये सारे के सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है वो कहाँ से पास करता है? ओरिजिन से। उनका रिजल्टेंट एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उसका टेंजेंट फाइंड आउट करिए। मतलब आपको टेन थीटा का मान निकालना है। ठीक, आपको पता है टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो ओवरऑल हमको क्या चाहिए? एक्स और वाई की वैल्यू इन सब की हेल्प से। क्वेश्चन समझ में आया? आगे बढ़े। आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, कहा गया था अगर ओरिजिन के अबाउट मूवमेंट g है और किसी पॉइंट जाई कॉमा ईटा के अबाउट मूवमेंट g डैश है तो g डैश इज इक्वल टू g माइनस जाई वाई प्लस ईटा एक्स। ये बताया गया था। ओरिजिन के अबाउट तो यहाँ पे भी मूवमेंट ज़ीरो है। ठीक, क्या करिए, एक बार इसी समीकरण में जाई कॉमा ईटा की जगह 1,0 रख दीजिए। जैसे ही जाई कॉमा ईटा की जगह 1,0 रखेंगे तुरंत जी डैश किस में कन्वर्ट हो जाएगा? G1 में। जी डैश किस में कन्वर्ट हो जाएगा? G1 में। इसी इक्वेशन में जाई कॉमा ईटा की जगह 0,2 रखिए। जैसे ही आप 0,2 रखेंगे जी डैश किस में कन्वर्ट हो जाएगा? G2 में। जी डैश इज कन्वर्टेड इन G2। इसी फॉर्मूले में आप जाई कॉमा ईटा की जगह 2,3 रखिए। जैसे ही आप 2,3 रखेंगे जी डैश किस में कन्वर्ट हो जाएगा? G3 में। जी डैश विल बी कन्वर्टेड इन G3। ठीक है, ज़रा रखवाइए इस फॉर्मूले में। सबसे पहले G1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? G1 इज इक्वल टू G माइनस, ठीक, जाई की जगह ये रख रहे हैं, जाई की जगह 1, ईटा की जगह 0, तो 1 इंटू वाई प्लस 0 इंटू एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट G1 is equal to G minus Y. This will be equation number 1. ठीक, अब इसी में G डैश की जगह G2 रखिए, जाई ईटा की जगह 0,2 रखिए, तो क्या मिलेगा? G2 is equal to G minus 0 into Y plus 2 into X. This implies that G2 is equal to G plus 2x. Isn't clear? Equation number 2. अब इसी में आप G डैश की जगह G3 रखिए तो मिलेगा आपको G3 is equal to G माइनस जाई की जगह 2 इंटू वाई प्लस 3 इंटू एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट G3 is equal to G minus 2y plus 3x. This will be equation number 3. ठीक, 3 इक्वेशन है, तीनों की हेल्प से अगर एनी हाउ हम सॉल्व करके x और y निकाल लें, ले जा करके उसमें पुट कर दें तो हमको हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तब तक थोड़ा सा लिख लीजिए। लिखिए let G be the movement of all the forces
all the forces about origin and G dash be the movement of all the forces about the point xi comma eta, देन नीचे से इक्वेशन नंबर कैपिटल ए लिखिए। एक्स और वाई कैपिटल होंगे। जब कैपिटल लिखते हैं तो क्या रिप्रेजेंट करता है? कंपोनेंट ऑफ फोर्स। और स्मॉल लिखते हैं तो कोऑर्डिनेट। कैपिटल इक्वेशन लिखा गया। नीचे से लिखिए वेयर कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई are the sum of resolved part resolved parts of all the forces along x axis and y axis respectively. लाइन चेंज करके लिखिए लेट G1, G2, G3 let G1, G2, G3 be the movement of all the forces about the point 1, 0 0, 2 2, 3 respectively. Then equation capital A takes the form ऊपर से उतारना शुरू करिए, यहाँ तक उतारिए, यहाँ से यहाँ तक। जो होमवर्क आज दिए हैं क्वेश्चन वो ज़रूर से कल करके लाइएगा।
हो गया भाई। अब ज़रा एक क्वेश्चन में एक बात समझिए, हमको tan थीटा निकालना है, tan थीटा की वैल्यू y/x होती है। क्वेश्चन में जो जो चीज़ें दी गई हैं उसी के टर्म में तो tan थीटा की वैल्यू लाएंगे। क्वेश्चन में हमको ये दिया गया है, ये हमने अपने पास से माना है क्योंकि ये होता है। तो अब सबसे पहला काम हमारे पास ये है कि g को हमने माना है, तो g को आप एलिमिनेट करें, g को हटा दें। कैसे हटेगा? 2 में से 1 को घटाएंगे तो g कट जाएगा, 3 में से 2 को घटाएंगे तो g हट जाएगा। जो 2 इक्वेशंस आएंगे उसमें g नहीं रहेगा बल्कि x और y रहेगा। 2 समीकरण x और y सॉल्व करते x और y का मान निकल जाएगा, मान निकलते ही वहाँ रख देंगे तो इक्वेशन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लिखिए सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 and equation 3 by equation 2 and equation 3 by equation 2 comma we get चलिए ब्लैक बोर्ड पे देखिए, 2 में से 1 को हटा रहे हैं तो क्या मिलेगा? G2 माइनस G1 इज इक्वल टू, ये और ये मिल करके कैंसिल हो जाएंगे, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो 2x माइनस ऑफ माइनस वाई दैट इज प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 4। एंड इसमें से इसको घटा रहे हैं G3 माइनस G2 इज इक्वल टू, ये और ये मिल करके कैंसिल, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 3x माइनस 2x दैट इज x और माइनस 2y, इक्वेशन नंबर 5। इन दोनों को सॉल्व करके x और y का मान निकालना है। चलिए मल्टीप्लाई, उसको 2 का मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5 बाई 2 और इसमें से घटा दें, एंड देन सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 4। चलिए कराइए, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2G3 माइनस 2G2, इसमें से घटाएंगे माइनस G2 माइनस G1 इज इक्वल टू 2x माइनस 4y, इसमें से घटाएंगे 2x प्लस y, ये आपको मिलेगा 2G3, ये दोनों मिलके माइनस 3G2 प्लस G1 इज इक्वल टू 2x से 2x कैंसिल, ये आएगा आपका माइनस वाई माइनस 4y दैट इज माइनस 5y। ठीक है, y की वैल्यू चाहिए थी, y की वैल्यू चाहिए, y इज इक्वल टू डिवाइड कर दीजिए माइनस 1/5 से, तो जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। ठीक है, मिलेगा आपको 1/5, साथ में आएगा 3G2 माइनस 2G3 माइनस G1, y की वैल्यू आ गई। अब हमको x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू निकालने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें से घटा दीजिए, x की वैल्यू आएगी, उस फॉर्मूले में ले जाके रख दीजिएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, डायग्राम बना करके उतार लीजिए पूरा।
हो जाएगा भाई। यहाँ तक लिखने के बाद बस वैल्यू पुट कर दीजिएगा। 1/5 से 1/5 क्या हो जाएगा? कैंसिल। बाकी नेक्स्ट